हेलो बच्चों, आज हमें पढ़ना है एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 4 जिसका नाम क्या है, मानचित्र। ठीक है, या इंग्लिश की बात करें तो जिसे हम मैप कहते हैं। आज हम इसका अध्ययन करेंगे, इस चैप्टर को पढ़ने की कोशिश करेंगे कि इसमें हमें क्या क्या और कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो जब हम मानचित्र को पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि किसी भी जगह का अध्ययन या पृथ्वी का अध्ययन दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो मानचित्र के माध्यम से और एक दूसरा ग्लोब के माध्यम से। ग्लोब क्या होता है और उसे कैसे अध्ययन करते हैं, किस तरह से उसका अध्ययन करना चाहिए, ये सब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। फिर भी अभी मैं थोड़ा सा आपको इस ग्लोब के बारे में बताती हूँ, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि ग्लोब और मानचित्र में डिफरेंस क्या है, क्योंकि दोनों के माध्यम से ही हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, तो इनमें डिफरेंस क्या है ये भी हमें पता होना चाहिए। देखिए, अगर हम ग्लोब की बात करते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम ग्लोब को जानते हैं। और हम ग्लोब की बात करते हैं तो ग्लोब क्या है, एक 3D शेप है। ठीक है, क्या है, 3D शेप है, पृथ्वी का प्रतिरूप है, जिसके माध्यम से हम ये जान पाते हैं, जैसे देखकर हम समझ पाते हैं कि पृथ्वी लगभग कैसी होगी, इसी तरीके की जैसे ग्लोब होता है उस तरीके की होगी, उस तरह से झुकी हुई होगी। ठीक है, ये हम किसके माध्यम से जान सकते हैं, ग्लोब को जान सकते हैं। ठीक है, और अगर हमें पृथ्वी का कहना चाहिए, पृथ्वी का एक साथ अध्ययन करना है तो ग्लोब के माध्यम से उसका अध्ययन बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है। ठीक है ना, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको ग्लोब दिखाया भी था, तो मैंने आपको समझाया था कि किस तरह से जो है पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, और ग्लोब के माध्यम से मैंने आपको अक्षांश देशांतर पृथ्वी की गतियों को भी समझाया था। ये सब हमने किससे पढ़ा था, ग्लोब से पढ़ा था। लेकिन मैं आपसे अब ये कह दूं कि आप पृथ्वी की गतियों को या अक्षांश देशांतर को सिर्फ मानचित्र के माध्यम से अध्ययन करके समझ सकते हैं, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो वो आप किससे बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, ग्लोब से समझ पाएंगे। लेकिन यही मैं आपसे कहूं कि अगर आप किसी देश के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, या किसी देश की आपको मान लीजिए कृषि का अध्ययन करना है, या वहां के पर्वतों का अध्ययन करना है, तो आप ग्लोब से अध्ययन कर लीजिए। तो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि ग्लोब में जो है पूरे कहना चाहिए पूरी पृथ्वी को एक साथ दिखाया जाता है। ठीक है ना, एक गोल सरफेस पे पृथ्वी हमारी किस आकार की मैंने आते ही गुलाब शेप की बताई थी, तो उसी तरीके का तो 3D शेप में बनाई जाती है। जो ग्लोब है पृथ्वी का आकार ही तो दिया जाता है, तो उस शेप में जो है हम पृथ्वी को पढ़ते हैं। अब उस गोल शेप में सिर्फ एक देश का अध्ययन करना तो पॉसिबल थोड़ा मुश्किल होगा ना, बहुत दिक्कत हो जाएगी। अगर मैं आपसे कहूँ कि ग्लोब में आप भारत को पढ़िए, तो ग्लोब में जब आप भारत देखेंगे तो आपको भारत दिखाई देगा, भारत के साथ और देश भी दिखाई देंगे। ठीक है, छोटे आकार में दिखाई देंगे, कुछ बड़े आकार में, तो आपको दिक्कत होगी ना उसको पढ़ने में। अब मैं आपसे पूछूं इसमें भारत की कृषि को दर्शाइए ग्लोब में, तो क्या आप दर्शा लेंगे? नहीं दर्शा पाएंगे। ठीक है ना, तो ग्लोब के माध्यम से हर मतलब अगर आपसे ये कहूँ कि पूरी पृथ्वी को पढ़ना है तो ठीक है, आपने पढ़ लिया ग्लोब के माध्यम से। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि किसी देश के एक पार्ट को पढ़ना है या किसी एक देश को पढ़ना है, तो क्या ग्लोब से अध्ययन करना संभव नहीं होगा। उसके लिए आपको मानचित्र की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो ग्लोब है इसमें दिक्कत क्या आती है, एक तो ग्लोब का साइज दिक्कत देगा कि भाई ग्लोब जो है बहुत बड़े आकार के भी होते हैं, छोटे आकार के भी होते हैं, लेकिन कितना भी छोटा हो क्या आप पॉकेट में लेकर तो ग्लोब को नहीं घूम सकते ना। अगर ग्लोब को पॉकेट में लेकर घूमेंगे भी तो क्या उससे छोटे से ग्लोब में आप सब कुछ पढ़ लेंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये एक अध्ययन है। और दूसरा, ग्लोब जो है वो पूरी पृथ्वी के अध्ययन के लिए तो बहुत अच्छा है, अच्छे समझ में आ रहा है। जब आपको पूरा कहना चाहिए सातों महाद्वीप महासागर ये सारे साथ में पढ़ने हैं, तो ठीक है, हम समझ लेंगे कि हाँ भाई ये चीज़ यहाँ पर है, ये चीज़ यहाँ पर। लेकिन अगर मैं कह दूँ कि आप खाली उत्तरी अमेरिका को पढ़िए या खाली भारत को पढ़िए, तो वो ग्लोब पर पढ़ना पॉसिबल नहीं होगा। तो वो हम किसके माध्यम से पढ़ना पॉसिबल कर सकेंगे? मानचित्र के माध्यम से। ठीक है, किसके माध्यम से? मानचित्र के माध्यम से, जो कि आज हमें पढ़ना है। तो मानचित्र क्या है कि अगर हम एक गोल शेप गोल आकार के स्थान पर उसको चपटे किसी पैमाने को आधार मानकर उसे चपटे सरफेस पर बना दें, तो वो क्या कहलाएगा? मानचित्र कहलाएगा। जैसे कि आपकी पुस्तक में इसमें दिया भी हुआ है, मैं इसी के माध्यम से आपको पढ़ाना चाहती हूँ ताकि आपको भी समझ में आए और आप इसे रिलेट भी कर सकें। ठीक है, तो जैसे कि आपकी इस पुस्तक में लिखा हुआ है कि देखिए, ग्लोब हमारे लिए काफी उपयोगी साबित होता है, लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्यों, जिलों और शहरों और गांवों के अध्ययन करना चाहते हैं तो ये हमारे लिए उपयोगी साबित नहीं होगा। यही बात तो मैंने अभी आपको बताई कि जब हम किसी छोटे क्षेत्र का अध्ययन करने चलते हैं तो वो ग्लोब पे करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ग्लोब पर जब सारे विश्व को एक साथ दर्शाया जा रहा है। अब मैं आपसे कहूँ कि ग्लोब पर भारत में उत्तर प्रदेश को दर्शाइए, तो दर्शाना मुश्किल हो जाएगा ना। यही चीज मैं आपको बता रही हूँ। तो ये क्या होगा आपका, ये मानचित्र से आप इसे अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। इसमें आगे इन्होंने बताया है, ऐसी स्थिति में हम मानचित्र का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। तो इन्होंने मानचित्र की परिभाषा क्या बताई कि मानचित्र एक ऐसा चित्र है
जो किसके माध्यम से, एक स्केल। स्केल का मतलब ये नहीं कि आप इस पटरी को आप जिसे आप स्केल कहें, ये नहीं, एक मानक निर्धारित किया जाता है। ठीक है, मानक कैसे निर्धारित किया जाता है कि जैसे कि आप मान लीजिए कि आपने माना कि 1 सेंटीमीटर में 1 किलोमीटर, इस तरीके से जो है मानक मानकर जो है एक चित्र खींचा जाएगा जिसे हम क्या कहेंगे, मानचित्र। तो ये चित्र क्या होगा, एक चपटे सरफेस पे भी, एक कागज पर भी खींच सकते हैं आप, इस ब्लैक बोर्ड पर भी बना सकते हैं। ठीक है, कुछ भी समतल आकार है उस पर आप मानचित्र का निर्माण कर सकते हैं एक पैमाना मानकर। लेकिन मानचित्र के लिए आवश्यक क्या है कि आपको एक पैमाना या स्केल माननी पड़ेगी। स्केल का उदाहरण मैंने आपको बताया, जैसे मैंने माना कि 1 सेंटीमीटर में 1 किलोमीटर, इस तरीके से हम काफी दूरी को जो है कागज पर भी दर्शा सकते हैं। आप परेशान मत होइए, आगे जब मैं इसके घटक पढ़ाऊंगी तो इसको आपको अच्छे से पढ़ाऊंगी। तो मानचित्र का एक ऐसा चित्र जो एक मान के साथ, एक मानक, एक पैमाने के साथ जो फ्लैट सरफेस है या कागज पर जो है खींचा जाए, वो क्या कहलाता है, मानचित्र कहलाता है। ठीक है, समझ में आई बात ना। मानचित्र क्या कहते हैं, मानचित्र क्यों जरूरी है कि अगर हमें छोटे क्षेत्र का अध्ययन करना है, किसी छोटे देश का अध्ययन करना है, तो उसके लिए क्या उपयोगी होगा, मानचित्र उपयोगी होगा। ठीक है, तो ये आपको अध्ययन करना है। तो अब हम क्या पढ़ते हैं, इसके आगे हमने मानचित्र और ग्लोब में अंतर समझ लिया कि ग्लोब जो है पूरे विश्व को एक साथ दर्शाता है, जबकि मानचित्र छोटे छोटे क्षेत्रों को अलग अलग भी दर्शा सकता है। ठीक है, तो अब मानचित्र की उपयोगिताओं को समझ लेते हैं कि मानचित्र उपयोगी क्यों है। ठीक है, जैसे कि मैंने ब्लैक बोर्ड पर दिखाया है, छोटे से छोटे क्षेत्र को दर्शाने में मानचित्र उपयोगी साबित होता है, जो कि ग्लोब नहीं कर सकता है। समझ में आया। अब अगर मैं आपसे ये कह दूं कि आप भारत को दर्शाइए ग्लोब पर, तो आप भारत ग्लोब पर तो दर्शा देंगे कि हाँ, आप बता देंगे कि ये एरिया भारत है, इतना आप उसकी शेप देखकर समझ जाएंगे। लेकिन अभी अगर मैं आपसे ये कह दूं कि भारत की जो है आप यहाँ जनसंख्या को दर्शाइए, या फिर मैं आपसे कह दूं कि भारत के पर्वत पठार मैदान दर्शाइए, ठीक है, या भारत के अलग अलग राज्यों को दर्शाइए, तो क्या आप इस ग्लोब पर दर्शा पाएंगे? ऐसा आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर कागज पर आपको भारत का मानचित्र बनाया दिया जाए, तो उस पर आप आसानी से उसको बना भी सकते हैं, समझा भी सकते हैं कि हाँ भाई, ये चीज़ यहाँ पर होगी, इस तरीके से भारत की जनसंख्या है, ये पर्वत पठार मैदान, हिमालय कहाँ है, ठीक है, भारत में कौन कौन से भारत के महासागरों से घिरा हुआ है, ये सब आप क्या करेंगे, एक चपटे सरफेस पर मानचित्र के माध्यम से बता सकते हैं। तो ये छोटे से छोटे एरिया, अगर मैं आपसे कहूँ कि भारत के मानचित्र में उत्तर प्रदेश को दर्शाइए या क्या कहते हैं किसी जिले को दर्शाइए, तो आप आराम से इसको दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो छोटे से छोटे क्षेत्र को दर्शाने में क्या उपयोगी होता है, मानचित्र उपयोगी होता है। सेकंड नंबर पे मैंने क्या बताया, ग्लोब से अधिक जानकारी प्रदान करता है। ये बात तो मैं उतनी देर से आपको समझा रही हूँ कि ग्लोब से अधिक जानकारी प्रदान करता है, कि ग्लोब के माध्यम से तो हमें पूरा विश्व एक साथ पढ़ने को मिलेगा, जिसमें हम कुछ सीमित जानकारी को ही प्राप्त कर सकते हैं, हर चीज प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन जब वही चीज मैप पर आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो मैप पर क्या है, आप अलग अलग देश, अलग अलग महाद्वीप के मैप को अपने ग्लोब में उसमें एटलस में देखा होगा आपने, तरह तरह के मानचित्र दिए होते हैं, उनके माध्यम से आप अलग अलग चीज़ों का अध्ययन कर सकते हैं। तो ये सारे अध्ययन आप ग्लोब पर थोड़ी ना कर सकते हैं। मैं आपको से कहूँ कि पर्वतों का अध्ययन करिए, भारत के पर्वत, या मैं ये कहूँ कि आपको क्या कहते हैं एशिया महाद्वीप के पर्वतों का अध्ययन करिए, तो ये ग्लोब पर संभव नहीं होगा, ये एक मानचित्र पर संभव हो सकता है। ठीक है ना। उसके बाद मानचित्र कुछ विशेष तत्वों को भी दर्शा सकता है। ठीक है, ये चीज देखिए, मानचित्र में क्या है, हर छोटी से छोटी चीज को आप मानचित्र में दर्शा सकते हैं। अब छोटी से छोटी चीज का मतलब क्या हुआ कि जैसे आपको कहीं का परिवहन दिखाना है, जैसे रेल परिवहन आपको दिखाना है, ठीक है, हम भारत में रहते हैं इसलिए मैं भारत देश की ही बात कर रही हूँ। भारत में रेल परिवहन को अगर आपको दिखाना है तो आप आराम से मानचित्र के माध्यम से दिखा सकते हैं। ठीक है, आप मानचित्र, भारत का मानचित्र लीजिए, अगर आपने एटलस नहीं देखी तो देखिए, एटलस को खोलिए, उसमें रेल परिवहन निकालिए भारत का, आपको बाकायदा दिखाई देगा कि कहाँ से कहाँ तक रेल मतलब कौन सी स्टेशन है, रेल पटरियाँ आपको दिखाई देंगी। तो या सड़क परिवहन आपको वहाँ बने हुए दिखाई देंगे। तो ये छोटी से छोटी चीज़ का अध्ययन आप मानचित्र के माध्यम से कर सकते हैं, परंतु ये अध्ययन ग्लोब के माध्यम से संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि ग्लोब में सभी कुछ जुड़ा हुआ गोल आकृति पर है। क्या उस पर आप अलग अलग सड़कों को भी दर्शा पाएंगे, या फिर आप हर ग्लोब को अलग अलग बनाएंगे कि सड़क वाला ग्लोब अलग होगा, या फिर क्या कहते हैं पर्वत पठार वाला ग्लोब अलग होगा? ऐसा तो नहीं होता। ग्लोब पर तो पूरा विश्व इसमें जुड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। नहीं, कोई आपने ऐसा ग्लोब नहीं सुना होगा कि क्या कहते हैं ये सड़क वाला, सड़क दर्शाएगा ग्लोब हर महाद्वीप की, ऐसा तो नहीं होता ना। तो इसलिए जो है ये छोटी से छोटी चीजों को दर्शाता है, विशेष तत्वों को दर्शा सकता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। मानचित्र एक किताब की तरह कई विस्तृत जानकारियों को भी प्रदान कर सकता है। ठीक है, अब एक किताब की तरह ये शब्द क्यों प्रयोग किया गया, क्योंकि
जब कई सारे मानचित्र, मान लीजिए बहुत छोटे छोटे तत्वों को भी मानचित्र में दर्शाया जा रहा है, बड़े बड़े तत्वों को भी मानचित्र में दर्शाया जा रहा है। जैसे कि मैं बात करूँ अगर, तो अगर क्या कहते हैं, विश्व के मानचित्र में अलग अलग महाद्वीप दर्शाए जा रहे हैं, ठीक है। या फिर क्या कह रहे हैं, भारत का मानचित्र लेते हैं तो उसमें भारत के छोटे छोटे राज्यों को दर्शाया जा रहा है, गाँव को दर्शाया जा रहा है। तो ये छोटी छोटी जानकारियाँ हो गई। अगर हम महाद्वीपों की बात कर रहे हैं या महासागरों की बात कर रहे हैं तो बड़ी बड़ी जानकारियाँ होगी। विश्व के प्रमुख पर्वतों को, पठारों को, इन सबको मानचित्र पर दर्शाया जा रहा है तो ये बड़ी जानकारियाँ हो गई। इस तरह के सारे मानचित्र मिलाकर एक किताब बना दी जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं एटलस, ठीक है। जिसे हम क्या बोलते हैं, एटलस। आप सब जानते होंगे। देखिए ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस, इस तरीके का एटलस होता है जिसमें ये मानचित्र, तरह तरह के मानचित्र दिए थे। देखिए भारत के दिए रखे हैं मानचित्र, अगर आप सबको दिखाई दे रहे हो, देखिए भारत के अलग अलग तरह के मानचित्र दे रखे हैं। इस तरीके के मानचित्रों का जो संकलन है, ये जिस किताब में होता है उसको क्या कहते हैं, हम कहते हैं एटलस, ठीक है। तो ये जो एटलस है, इसमें कई सारे मानचित्र होते हैं और कई सारी चीज़ों का अध्ययन कराते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वनों का अध्ययन कराएंगे, कृषि का अध्ययन कराएंगे, वहाँ के पर्वत पठार मैदान का अध्ययन कराएंगे, नदियों का अध्ययन कराएंगे। अगर विश्व की बात करें तो महाद्वीप, महासागर, इन सब का अध्ययन कराकर एक संकलन जो तैयार होता है, यानी छोटी से छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी जानकारी हमें किसके माध्यम से मिल सकती है, मानचित्र के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। और इन सारे मानचित्रों को अगर हम एक जगह इकट्ठा करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उस किताब को क्या कहेंगे, एटलस, ठीक है। एक किताब में छोटी से लेकर बड़ी जानकारियां हमें मिलती हैं। किसी भी सब्जेक्ट की किताब पढ़ रहे हैं, अगर उसे ध्यान से पढ़ते हैं तो छोटी छोटी जानकारियां भी उस किताब में भी मिल जाती हैं और बड़ी बड़ी जानकारियां भी मिल जाती हैं। ऐसे ही मानचित्र होता है। अगर मानचित्र को हम एटलस के माध्यम से पढ़ते हैं, जो कि बहुत से लोगों का शौक भी होता है, तो क्या होता है, उसके माध्यम से हमें बहुत सी जानकारियां प्राप्त हो जाती हैं, क्योंकि एटलस में छोटी बड़ी हर तरह की जानकारी दी होती है मानचित्र की, ठीक है। तो ये है मानचित्र की उपयोगिताएं, जिसके माध्यम से हमें मानचित्र के बारे में काफी कुछ जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। अब दूसरी बात क्या होती है, मानचित्र के बारे में आपने सब कुछ जाना। मैंने आपको बताया मानचित्र एक्चुअली है क्या, ठीक है। मानचित्र क्या, अभी मैंने आपको बताया, एक ऐसा चित्र जो एक मान के साथ खींचा जाए, यानी एक पैमाना निर्धारित हो स्केल पर। अगर कोई भी चित्र जिसके साथ पैमाना नहीं जुड़ा हुआ है तो वो मानचित्र नहीं कहलाएगा, यानी अगर उस पर स्केल नहीं है, ठीक है। स्केल मान लीजिए मैंने रफली अभी भारत का यहाँ एक खींच दिया चित्र, भारत का मैप बना दिया, तो क्या वो मानचित्र हो जाएगा? वो मानचित्र नहीं होगा, वो सिर्फ एक क्या होगा, चित्र होगा जो मैंने भारत का बनाया होगा। लेकिन वही मैंने अगर भारत के अक्षांश देशांतर बंधारण लंबाई चौड़ाई को मानकर, एक मानक मानकर बनाया कि मैं 1 सेंटीमीटर में इतने किलोमीटर दर्शा रही हूँ, इस तरीके से बनाया, तो वो क्या कहलाएगा, वो मानचित्र कहलाया जाएगा। इसीलिए अगर मैं शब्द को तोड़े, मान और चित्र, ऐसा चित्र जिसका कोई मान हो, ठीक है। अगर हिंदी में इसको तोड़ते हैं तो ऐसा चित्र जिसका कोई मान हो, मान का मतलब क्या होता है, जिसका कोई पैमाना हो, ठीक है, स्केल हो, ठीक है, तो वो चित्र क्या कहलाएगा, आपका मानचित्र कहलाएगा, ठीक है। अब क्या है, मानचित्र कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि एक मानचित्र से आप सब कुछ अध्ययन कर लेंगे, ऐसा होता तो ग्लोब से नहीं अध्ययन हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। मानचित्र भी कई तरह के होते हैं, जिसमें आपकी बुक में बताया गया है भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र, ठीक है। 3 तरह के मानचित्र जो हैं हमको पढ़ने हैं। तो भौतिक, सबसे पहले क्या है, मानचित्र के प्रकार का अगर बात करें तो आपकी बुक में 3 प्रकार के मानचित्र के प्रकार बताए गए हैं। इसमें नंबर 1 है भौतिक मानचित्र, या जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल मैप, ठीक है। भौतिक मानचित्र या फिजिकल मैप। अब भौतिक मानचित्र या फिजिकल मैप में हम क्या पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें क्या पढ़ते हैं, इसमें सारी प्राकृतिक चीजें, जितनी भी नेचुरल चीजें हैं, अब नेचुरल चीजों का मतलब जो कि हमें प्रकृति के माध्यम से, जैसे कहना चाहिए, जो हमें प्रकृति दर्शाती है, जिसको, जैसे कि आपको बताया मैं, पर्वत, क्या पर्वत किसी इंसान ने बनाए हैं? नदियाँ किसी इंसान ने बनाई हैं? नहीं बनाई ना। पर्वत दिखाएं, पठार दिखाएं, मैदान दिखाएं, नदियाँ दिखाएं, महासागर दिखाएं, तो ये सारे क्या है, ये क्या कहलाएंगे आपके? देखिए मैंने लिख रखा ना, पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागर को जो दर्शाते हैं, ऐसे मानचित्र क्या कहलाते हैं आपके? फिजिकल मैप या भौतिक मानचित्र। समझ में आया? किसी भी जगह का, चाहे आप भारत का कहीं या विश्व में कोई भी आप देश ले लें, कोई भी महाद्वीप ले लें, अगर वो उसमें उसके, जैसे आपने मान लीजिए भारत का मानचित्र लिया, उसमें अगर आपको क्या दर्शाया जा रहा है, पर्वत दर्शाए जा रहे हैं, पठार दर्शाया जा रहा है उस मानचित्र में, तो आप समझ जाइए कि वो मानचित्र कौन सा है, वो है फिजिकल मैप, ठीक है। क्या है? फिजिकल मैप या भौतिक मानचित्र, जो कि मैं आपको, देखिए इसमें, ये देखिए अगर आपको इसमें समझ में आए, ये भारत का कौन सा मैप है? फिजिकल मैप है। अब देखो आप, ये ब्राउन कलर से क्या दर्शा रहे हैं, इसमें सारे पर्वत दर्शा रहे हैं। ग्रीन कलर से क्या दर्शा रहे हैं? मैदान दर्शा रहे हैं। और येलो कलर से
रेगिस्तान दर्शा रहे हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आया। और ये देखिए इस तरफ ये नीले रंग से क्या दर्शा रहे हैं, ये जो है वाटर बॉडी यानी जल को दर्शा रहे हैं। तो जिनमें इस तरीके की चीजें जिन मानचित्रों में दर्शाई जाएंगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे फिजिकल मैप या फिर भौतिक मानचित्र। ये हर देश का हो सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में ही है। आप किसी भी महाद्वीप को ले लीजिए, किसी भी देश को ले लीजिए, उसमें जिस भी मानचित्र में आपको पर्वत पठार मैदान या फिर नदियाँ या फिर क्या बोले आपको, ये महासागर, इस तरीके की चीजें जो भी प्राकृतिक चीजें दर्शाएगा उसको क्या कहेंगे हम, फिजिकल मैप कहेंगे। ठीक है, सेकंड नंबर पे आता है आपका राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र या फिर पॉलिटिकल मैप। ठीक, राजनीतिक मानचित्र या पॉलिटिकल मैप किसे कहते हैं, ऐसे मानचित्र जिसमें क्या दर्शाया जाए, जिसमें देश, राज्य, नगर, शहर, गांव एवं इनकी सीमाओं को दर्शाया जाए। अब आपने अगर एटलस कभी देखा हो, ध्यान से नहीं देखा तो इस वीडियो को देखने के बाद जरूर देखिएगा। कुछ मैप्स ऐसे भी होते हैं जिनमें क्या होता है, जैसे आपने भारत का मैप देखा तो भारत के मैप में क्या होगा, उसमें बाउंड्री बनी हुई होंगी। ये उत्तर प्रदेश की बाउंड्री अलग दिख रही होगी, राजस्थान की अलग दिख रही होगी, गुजरात की अलग दिख रही होगी, जिससे ये समझ में आ रहा होगा कि ये जो है ये राज्य है उत्तर प्रदेश राज्य, ये मध्य प्रदेश है। ठीक है, ये नीचे का कर्नाटक है, आंध्रा है, ये सारी चीजें मतलब अलग अलग बाउंड्रीज बनी हुई दिखाई देंगी। तो वो मैप क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं आपके पॉलिटिकल या राजनीतिक मानचित्र। अब इनमें इन बाउंड्रीज में बटा क्या होगा भाई, अगर आप विश्व स्तर पर देख रहे हैं तो बाउंड्रीज के माध्यम से देशों को बांटा गया होगा। ठीक है, अगर आप देश किसी एक देश को देख रहे हैं, मान लीजिए आप पूरे विश्व को देख रहे हैं, तो आपको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बाउंड्री अलग बनी होगी, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की बाउंड्री अलग बनी होगी, या फिर कहना चाहिए एशिया, यूरोप, इन सब की बाउंड्रीज अलग अलग रेखाएं जैसे जिससे डिवाइड हो रहा होगा कि ये जो है क्या है आपका पॉलिटिकल मैप है। ऐसे जब हम भारत को देखेंगे तो भारत में भी हर राज्य की अलग अलग बाउंड्री या शेप दिखाई दे रही होगी, जिससे कि आपको पता चल जाएगा ये क्या होगा, ये जो है राजनीतिक मानचित्र होगा। ये हर देश का हो सकता है, होता है, हो सकता नहीं, होता है। ठीक है, और फिजिकल मैप और इसमें यही डिफरेंस है, फिजिकल मैप में कहीं भी कोई बाउंड्रीज नहीं बटी होंगी। बाउंड्रीज से आप नहीं बता सकते कि ये जो है ये क्या कहते हैं ये वाला पर्वत है, ये ऐसे नहीं बाउंड्रीज बनी होंगी। उसमें अब बिल्कुल नेचुरली दिया होगा, कहीं नीली नीली लाइनें दिख रही होंगी, कहीं ग्रीन कलर की बेल्ट दिख रही होगी, कहीं ब्राउन कलर का, तो ये तो हो जाता है आपका फिजिकल मैप। लेकिन जिसमें बाउंड्रीज दी गई हो, जैसे कि मैं एटलस में आपको दिखाती हूँ उदाहरण के तौर पर, ये देखिए ये है पॉलिटिकल मैप। ठीक है, ये इंडिया का पॉलिटिकल मैप है। अब आप देखो, आप इसमें सब अलग अलग आपको दिख रहा है। ऊपर देखिए ये जम्मू एंड कश्मीर का दिख रहा होगा, देखिए बाउंड्री बटी हुई है, दिख रहा है ना, मेरी उंगली को देखिए आप। उसके बाद ये देखिए इसके नीचे क्या है, ये हिमाचल प्रदेश येलो कलर की देखिए बाउंड्रीज, ये बाउंड्री बनी हुई है, सब पूरे देश को बाउंड्री में बांटा गया है। देखिए ये देखिए इधर इसके ऊपर नेपाल अलग छटा हुआ है। ठीक है, यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश, ये देखिए उत्तर प्रदेश, ये उत्तराखंड, ये सब अलग अलग जब आप देखेंगे ना एटलस में अपने आप से देखेंगे तो आपको ये बाउंड्रीज अलग ही समझ में आ जाएंगी। तो ये जो बाउंड्रीज में जो मैप बटा होता है, जिसके माध्यम से हम पढ़ते क्या क्या चीजें हैं, देश, राज्य, नगर, शहर और गांव, ये जो पढ़ते हैं इनको सीमाओं में जब बांट दिया जाता है तो ये कौन सा मैप कहलाता है, ये कहलाता है अपना राजनीतिक मैप या फिर पॉलिटिकल मैप। ठीक, इसके बाद थर्ड नंबर पर आता है थीमेटिक मानचित्र या थीमेटिक मैप, या हिंदी में बोले तो विषयक मानचित्र या वितरण मानचित्र। ठीक है, वितरण मानचित्र, विषयक मानचित्र या थीमेटिक मानचित्र या थीमेटिक मैप, ये सारी एक ही बात है। ठीक है, इसके माध्यम से हम पढ़ते क्या है, देखिए थीमेटिक मैप में हम क्या पढ़ते हैं, इसके अर्थ को समझिए। जैसे थीम या वितरण, किसी चीज के जब वितरण को दर्शाना है या किसी चीज में हमें वो थीम को दर्शाना है तो इस प्रकार के मानचित्र को हम क्या कहेंगे, मतलब एक विशेष चीज को आपको एक मानचित्र में दर्शाना है। ठीक है, जैसे अब उदाहरण से समझिए, जैसे मैं भारत में कृषि को दर्शाना है, सिर्फ भारत में कृषि को दर्शाना है, तो ये क्या होगी, सिर्फ एक चीज को ही तो दर्शाना है, कृषि। तो वो जिस माध्यम से हम दर्शाएंगे वो मैप कौन सा कहलाएगा, थीमेटिक मानचित्र कहलाएगा। ठीक, अब इसमें हम क्या क्या पढ़ सकते हैं, सड़क को दर्शा सकते हैं, वर्षा को दर्शा सकते हैं, वन को दर्शा सकते हैं, उद्योग को दर्शा सकते हैं, आदि जानकारी जिस मानचित्र से प्राप्त होती है उसे हमें थीमेटिक मानचित्र कहते हैं या विषय के वितरण मानचित्र कहते हैं। ठीक है, अब हमें मान लीजिए भारत में वर्षा वितरण को समझाना है, तो सिर्फ वर्षा वितरण को समझाना है तो जहाँ वर्षा ज्यादा हो रही होगी वो दिखाएंगे, जहाँ वर्षा कम हो रही होगी वो दिखाएंगे। ठीक है, जहाँ वर्षा सामान्य है, औसत है, वो दिखाएंगे। तो ये जो एक विशेष परिस्थिति, विशेष स्थिति को जो मानचित्र दर्शाता है, विशेष थीम को जो दर्शाता है, उसको हम क्या कहते हैं, थीमेटिक मानचित्र। ठीक है, तो ये अब आपको बात समझ में आ गई कि किसको कौन सा मानचित्र कहते हैं और
जो है इसके आगे जो है मानचित्र के घटक हैं और थोड़ा सा और आपका चैप्टर बचा हुआ, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। इसे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें अगर आपको ज़रा भी दिक्कत कुछ भी लग रही हो, कुछ समझ में ना आया हो तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट के माध्यम से, मैं अवश्य आपको बताने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों, बाय बाय।